हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक फंक्शन के अंदर कैसे एरेज को एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। हमने ये तो देखा है हम फंक्शंस में आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। हमने वेरिएबल भी पास किए लास्ट कुछ एग्जांपल्स में। हमने फॉर्मल आर्गूमेंट्स और एक्चुअल आर्गूमेंट्स पास किए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे एक एरे को भी एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। हम एक एरे को भी एज ए आर्गूमेंट फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पासिंग एरे एज एन आर्गूमेंट टू ए फंक्शन, ये मेरे कंसेप्ट का नाम है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि जब हम एक एरे को एक फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं तो क्या होता है, क्या पास करते हैं एक्चुअली। तो पहला जो क्वेश्चन है यही कह रहा है, इन सी लैंग्वेज इफ़ यू पास एन एरे एज एन आर्गूमेंट टू ए फंक्शन वट एक्चुअली गेट पास्ड। मतलब जब हम एक एरे को एक फंक्शन में पास कर रहे हैं एज एन आर्गूमेंट तो हम एक्चुअल में क्या पास कर रहे हैं, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि हम एक्चुअल में एरे का बेस एड्रेस उसमें पास कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इफ़ एन एरे इज यूज्ड एज ए फंक्शन आर्गूमेंट, ये भी वही चीज़ है। हम एक एरे को फंक्शन आर्गूमेंट की तरफ फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि एरे कैसे पास करेंगे। तो एरे इज पास बाई रेफरेंस, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं, या तो हम कॉल बाई वैल्यू करते हैं या हम कॉल बाई रेफरेंस करते हैं। लेकिन एरेज के केस में अगर आपसे पूछा जाए तो कॉल बाई वैल्यू नहीं होगा, कॉल बाई रेफरेंस ही होगा ओनली हमेशा। तो हमेशा हम कॉल बाई रेफरेंस मेथड से ही एरेज को एज ए आर्गूमेंट हम फंक्शंस में पास करते हैं। तो ये चीज़ आपने नोट करनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक एरे को एक आर्गूमेंट की तरह एक फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, मैंने हैश इंक्लूड stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने हैश इंक्लूड लिखा है conio.h। तो इसमें दो हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है, एक तो stdio.h को, एक conio.h हेडर फाइल को। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा है इंट ऐड, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है, पैरेंथेसिस में लिखा है इंट स्टार ए, और पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। स्टूडेंट्स इसमें मैंने इंट रिटर्न टाइप दिया है, मतलब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो इंटीजर्स में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर मैंने ऐड फंक्शन लिया है, फंक्शन का नाम मैंने ऐड दिया है, और इसके अंदर मैंने लिखा है इंट परसेंट ए, सॉरी इंट स्टार ए। तो ये स्टार ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टूडेंट्स पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने जब आपको पॉइंटर करवाए थे तो मैंने आपको कहा था कि एरेज अपने आप में ही पॉइंटर होते हैं। तो ऐसा उससे उल्टा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंटर भी एक एरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंटर ए है ये आपका हो सकता है कि एक एरे हो, एरे को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको एक एरे की तरह ही माना है। हाँ, पास करते टाइम मैंने यहाँ पे स्टार ए लिखा है, मैंने पॉइंटर लिखा है, क्योंकि हमने ये माना था कि एरे इज इट सेल्फ ए पॉइंटर। तो स्टूडेंट्स मैंने नीचे क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया आई, और इसी तरीके से एक वेरिएबल लिया सम, और सम को मैंने सम की मैंने इनिशियल वैल्यू ले ली 0। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, और फॉर लूप में मैंने आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया है, और आई की वैल्यू मैंने लेस देन 10, मतलब टोटल 10 वैल्यूज मुझे चाहिए 0 से लेकर 9 तक, तो वो मैंने रखी है। फिर सेमीकोलन के बाद मैंने लिखा आई प्लस प्लस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर लूप आपका एंटी कंट्रोल लूप है और एंटी कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। तो हमेशा आई की वैल्यू जैसे 0 है ये इसको चेक करेगा, 10 से कम है तो उस तरीके से चलेगा ये लूप। तो नीचे अब स्टूडेंट्स मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा गया, मैंने लिखा सम प्लस इज इक्वल टू ए आई, मतलब सम में इनिशियल वैल्यू तो आपकी 0 है, पहली बार जब 0 आएगी तो उसमें आपके एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब 0 फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है जो कि 0 इंडेक्स है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी सब में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर लूप आपका चलता रहेगा। अगली बार जो सम की नई वैल्यू आई उस सम वैल्यू में फिर नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती रहेगी। इस तरीके से हमारा ये लूप बार बार चलेगा जब तक 10 के 10 नंबर नहीं आ जाते, और हर बार आपका नंबर सम वेरिएबल में ऐड होता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सम प्लस इज इक्वल टू ए, और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है आई, ये कह रहे हैं
पहली बार यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी, अगली बार 1 होगी। इस तरीके से हर बार आपके एरे के इंडेक्स वैल्यू चेंज होती रहेगी और हर एक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी सम वेरिएबल में ऐड होती रहेगी। तो जब ये पूरा लूप आपका ख़त्म हो जाएगा, ये कर्ली ब्रेसेस के बाद आपका पूरा लूप ख़त्म हो जाता है, तो उसमें फिर मैंने रिटर्न सम करवा दिया। मैंने सम की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया क्योंकि मैंने ऊपर इंट लिखा था स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे मैं इंट ऐड की बजाय वॉइड ऐड लिखता तो मुझे सम की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले करवाना पड़ता, मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर मैंने वॉइड ऐड लिखा है तो रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इंट ऐड लिखा है तो मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा रहा हूँ। मैंने लिखा है रिटर्न सम और फिर उसके बाद मैंने लिखा सेमी कॉलन। फिर इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसिस से आपके ऐड फंक्शन की डेफिनेशन को क्लोज कर दिया। अब बात आती है मेन फंक्शन की, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो मेन फंक्शन में मैंने एक इंटीजर एरे ले रखा है 10 एलिमेंट्स का, एक जे वेरिएबल ले रखा है और एक मैंने एस वेरिएबल ले रखा है। अब मैं लूप चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है और ये आपकी 9 तक चलेगी, मतलब 0 से 9 तक ये लूप चलेगा और जे प्लस प्लस मैंने कर रखा है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। मैंने लिखा है प्रिंट एफ बैकस्लैश एंटर नंबर यूज़र हर और स्कैन एफ में मैंने लिखा %d कोमा %एर एर मेरा एरे का नाम है, देखो ऊपर मैंने एरे का नाम दे रखा है। और इसमें आपकी जे जो है आपका हमेशा जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इंडेक्स वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से फॉर लूप का यूज़ करके मैंने एरे के 10 एलिमेंट्स की वैल्यूज आपसे एंटर करवा ली, यूज़र से एंटर करवा ली। वो एरे के अंदर मेरी 10 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू ऐड और ब्रैकेट में मैंने एर फंक्शन लिख दिया। मतलब मैंने ऐड फंक्शन के अंदर एर जो मैंने लिया था, एरे लिया था, उस एरे को मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्गूमेंट। ठीक है। अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये ऐड फंक्शन, वो वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी एस वेरिएबल के अंदर और फिर मैंने प्रिंट एफ का यूज़ करके उस वैल्यू को शो करवा दिया। मैंने लिखा सम इज %d और मैंने यहाँ पे लिखा कोमा एस, मतलब एस के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको वो शो कर देगा। लेकिन एस के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ऐड फंक्शन से आएगी, क्योंकि ऐड फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो नीचे फिर गेट सी एच, फिर उसके बाद पैंतीस, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस को लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है एस इज इक्वल टू ऐड और मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है एर, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एरे को एज ए आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ ऐड फंक्शन के अंदर। लेकिन कोई आपसे पूछे ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, तो इसे हम कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे, क्योंकि एरे का नाम ही अपने आप उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैंने सिंपल एर लिखा है, मैंने इसके आगे कोई एम्परसेंड नहीं लगाया, तब भी ये कॉल बाय रेफरेंस ही है, क्योंकि एरे के नाम का ही मतलब उसका बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है। तो ये अपने आप में बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए मुझे किसी एम्परसेंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पीछे आ चुके हैं, हमें इनकी तरफ ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। लिखा वो क्या हुआ है इंट, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है स्टार पीटीआर, पैरेंथेसिस को क्लोज किया गया, उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया 30। तो स्टूडेंट्स अगर आप एक तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इंट इसका डाटा टाइप है और ये जो 30 लिखा हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कब लिखते हैं 30, जब हम एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एरे है। लेकिन एरे से पहले मैंने स्टार पीटीआर को पैरेंथेसिस में ले लिया, मतलब ऐसा है कि ये एक पॉइंटर है जो एरे को पॉइंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पीटीआर इज़ ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 30 इंटीजर्स, मतलब इंटीजर हैं, इंटीजर तो डाटा टाइप हो गया और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट से ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि 30 इंटीजर्स का एक एरे है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए एक पॉइंटर है जिसका नाम है पीटीआर। तो हम कह सकते हैं पीटीआर इज़ ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 30 इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ चुका है और शायद और भी किसी एस्टेट वगैरह केवीएस किसी एग्जाम में आ चुका है। मैंने आप देखना कुछ जरा, आप इसको नोट करना, या बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अब इस स्टूडेंट्स इसके नीचे चलते हैं, इसमें लिखा है क्वेश्चन व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन। ऐसा एग्जाम्पल है जो ऊपर वाला है उसी का एक एग्जाम्पल ये है।
लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ है। इसमें लिखा हुआ है इंट स्टार PTR स्क्वायर ब्रैकेट्स में 30 सेमीकोलन। स्टूडेंट्स ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है कि उसमें स्टार PTR को पैरेंथेसिस में इंक्लोज किया गया था, जबकि यहाँ पे स्टार PTR को इंडिपेंडेंटली लिखा गया बिना किसी पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज किए। तो ऊपर वाला तो आपका एक पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाले में तो हम ये कह सकते हैं कि PTR इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 30 इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है। हम कह सकते हैं PTR इज़ एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, और कितने पॉइंटर्स होंगे इसके अंदर और ये एरे कितने पॉइंटर्स का होगा, 30 पॉइंटर्स का होगा। हम कह सकते हैं PTR इज़ एन एरे ऑफ 30 पॉइंटर्स टू इंटीजर। इंटीजर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका डाटा टाइप इंटीजर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड डाटा टाइप कंज्यूम्स डैश मेमोरी। स्टूडेंट्स हमें पता है इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है, कैर 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, फ्लोट 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है, डबल आपकी 8 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है। तो इसी तरीके से आप अगर से पूछा जाए कि वॉइड डाटा टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, तो वॉइड डाटा टाइप कंज्यूम्स नो मेमोरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉइड डाटा टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, तो हम लिखेंगे वॉइड डाटा टाइप कंज्यूम्स नो मेमोरी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, सिंगल कोट में एम लिखा हुआ है, मतलब ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है ऑक्यूपाइज, क्योंकि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि कैरेक्टर टाइप 1 बाइट को ऑक्यूपाई करता है, तो हम यह कह सकते हैं क्योंकि ये एम भी यहाँ पे एक कैरेक्टर है तो ये 1 बाइट को ऑक्यूपाई करेगी। हम यह कह सकते हैं एम ऑक्यूपाई 1 बाइट। देखिए स्टूडेंट्स अगला देखो, एम डबल कोट्स में लिया गया है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि करैक्टर्स को हम सी में जब हम करैक्टर्स को लिखते हैं तो हम सिंगल कोट में लिखते हैं, और जब हम स्ट्रिंग्स या एरेस स्ट्रिंग्स को लिखते हैं या एरे ऑफ करैक्टर्स को लिखते हैं तो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो वही डिफरेंस है यहाँ पे है। अगर मैंने सिंगल कोट में एम को लिखा तो वो करैक्टर रिप्रेजेंट करता है और करैक्टर मेरा 1 बाइट का होता है, और मैंने अगला एम लिखा डबल कोट्स के अंदर तो ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रिंग में लास्ट करैक्टर नल करैक्टर होता है। तो इसमें 2 करैक्टर हो गए, एक तो एम तो हुआ ही और साथ में नल करैक्टर भी है, तो मतलब इसका मतलब ये 2 बाइट्स का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कैर एफ इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में ए लिखा हुआ है, नीचे कैर एफ इज इक्वल टू 65। ये स्टेटमेंट दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, मतलब पहली स्टेटमेंट भी दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट भी दे रखी है। आप दोनों के डाटा टाइप देखोगे तो स्टूडेंट्स दोनों के डाटा टाइप कैर है, ऊपर वाले में भी कैर है और नीचे वाले में भी कैर है। कोई आपसे ये पूछे कैर एफ इज इक्वल टू 65 लिखा है, पहली बात तो ये पूछे कि आपसे ये पूछे ये गलत है या ठीक है, कैर एफ इज इक्वल टू 65, क्योंकि 65 हमें पता है कि इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैर डाटा टाइप को यूज़ किया, मैंने लिखा है कैर एफ इज इक्वल टू 65। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये गलत है या ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कैर यूज़ किया है और कैर एफ इज इक्वल टू 65 किया है तो 65 एक आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए, कैर एफ इज इक्वल टू सिंगल कोट में ए लिखा है उसको देखा जाए और नीचे कैर एफ इज इक्वल टू 65 दोनों को देखा जाए, तो दोनों ही ठीक है और दोनों सेम मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि ए जो है कैपिटल ए होता है, इसका आस्की कोड ही 65 होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, आप चाहे ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखो चाहे नीचे वाली स्टेटमेंट लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है डैश डैश आर यूज टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। स्टूडेंट्स जहाँ भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात आ जाती है तो पॉइंटर से यूज़ होते हैं सी के अंदर। आपसे उसने कहा है डैश डैश आर यूज टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक तो होती है स्टैटिक मेमोरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जब हम जनरली जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं और वेरिएबल्स में हम वैल्यू साइन करते हैं तो उनको कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट की जाती है। उस जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जाती है उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और जब हमें कंपाइल टाइम पे पता ही ना हो कि किसी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं, मतलब एरे का हमने साइज नहीं दे रखा और साइज को बढ़ाया जा कम किया जा सकता है, और रन टाइम पे वो हमें पता चलता है कि मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए कितने नहीं, कंपाइल टाइम पे मुझे पता नहीं है। तो रन टाइम पे जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी भी एरे को, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको बोलते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है डैश डैश इज समटाइम्स कॉल्ड सर्कुलर डेफिनेशन। तो रिकर्जन को हम सर्कुलर डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि रिकर्जन क्या करता है, अपने एक फंक्शन जब अपने आपको कॉल करता है उसे रिकर्जन बोलते हैं ना, तो वो एक सर्कल की तरह चल पड़ता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि रिकर्जन इज समटाइम्स कॉल्ड सर्कुलर डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पंचुएटर्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लेस देन का साइन है वो कंपेयर कर रहा है दो नंबर्स को, ठीक है। आपका नोट का जो एक्सप्लेनेशन साइन है वो नोट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक्चुअली में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो ऑपरेटर की तरह यूज़ नहीं होते, लेकिन उनका और भी दूसरे मीनिंग है, जैसे सेपरेटर की तरह काम करते हैं वो। जैसे हैश इंक्लूड में हम हैश लिखते हैं, है ना। हम डेलीमीटर्स लगाते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं एरेस में, हम पैरेंथेसिस लिखते हैं फंक्शंस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेमी कॉलन्स लिखते हैं, हम कॉलन्स लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, हैश लिखते हैं हैश इंक्लूड के अंदर। तो ये सारे ऑपरेटर्स नहीं हैं, ये पंचुएटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए कोमा बी कोमा सी सेमी कॉलन और फिर नीचे दे दिया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट्स कई बार ये पेपर में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मैं सेम वैल्यू जो कि 50 है वो ए को भी असाइन कर रहा हूँ, बी को भी असाइन कर रहा हूँ, सी को भी असाइन कर रहा हूँ। हम सिंपल आज तक ये पढ़ते आए हैं, मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 50, फिर मैंने बी के लिए अलग असाइन की वैल्यू बी इज इक्वल टू 50, फिर सी के लिए अलग असाइन की सी इज इक्वल टू 50। तो 3 स्टेटमेंट मुझे उसके लिए लिखनी पड़ती। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो मैंने सेम वैल्यू जो 50 है वो मैंने ए को भी साइन कर दी, बी को भी साइन कर दी, सी को भी साइन कर दी। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है कैन ए मैक्रो कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली इन सी लैंग्वेज। तो नो स्टूडेंट सही गलत है। ओनली रिकर्जन फंक्शंस में होता है। एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, जिस कंसेप्ट को हम रिकर्जन बोलते हैं। कभी कोई मैक्रो खुद को कॉल नहीं कर सकता। तो वो ये पूछ रहा है कैन ए मैक्रो कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली इन सी लैंग्वेज। तो नो, फंक्शंस अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं जिसे रिकर्जन बोलते हैं, लेकिन मैक्रोस कभी भी अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट में हम इसका आंसर देंगे नो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैक्रो होता क्या है उसका हम एक प्रोग्राम देख लें। स्टूडेंट्स जनरली मैक्रोस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनको हमें प्लेस करना हो अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं। तो डायरेक्टली मैक्रो का जो कोड होता है वो डायरेक्टली उस जगह पे प्लेस हो जाता है जिस जगह पे हम मैक्रो को रखते हैं, ठीक है। फंक्शंस को तो हम कॉल करते हैं, लेकिन मैक्रो कोड, लेकिन फंक्शंस को तो हम सिंपली क्या करते हैं कॉल करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है। जबकि मैक्रोज को जब मुझे मैक्रो जब हम कॉल करते हैं तो मैक्रो कोड आपका यूँ का यूँ उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ भी आप मैक्रो को कॉल कर रहे हो वहाँ पे वो प्लेस हो जाता है और उस हिसाब से वो आपके रिजल्ट्स देता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी स्टूडेंट्स। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे फंक्शंस के अंदर हम आर्गूमेंट पास करते हैं, क्या मैक्रो के अंदर भी हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। यस, जैसे हम फंक्शंस में आर्गूमेंट पास करते हैं वैसे ही हम मैक्रोज में भी आर्गूमेंट्स पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम फंक्शंस में आर्गूमेंट पास करते हैं तो उनका डाटा टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा आर्गूमेंट कौन से डाटा टाइप का होगा। क्या मैक्रोज में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो नो, मैक्रोज में जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं तो हमें उसका डाटा टाइप देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये डिफ्रेंशिएट करता है आपको मैक्रो और फंक्शंस के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। तो इस तरीके से मैंने दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। एक तो मैंने इंक्लूड किया stdio.h को और एक मैंने इंक्लूड किया conio.h हेडर फाइल को। अब मैंने स्टूडेंट्स लिखा हैश डिफाइन, यहाँ पे मैं मैक्रो डिफाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम हैश डिफाइन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हमने कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए भी हैश डिफाइन का यूज़ किया था। तो आप उसको कॉन्स्टेंट कहें या ऑब्जेक्ट कहें, तो उसको बनाने के लिए हमने हैश डिफाइन का यूज़ किया था। यहाँ पे हम फंक्शंस की तरह कैसे मैक्रो बनाते हैं वो हम देख रहे हैं। मैंने लिखा हैश डिफाइन, उसके बाद मैंने लिखा स्पेस देके SQR मेरे मैक्रो का नाम हो गया।
और इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस में ए लिखा है, मतलब ये SQR मेरे मैक्रो का नाम हो गया और उसमें मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ए। मुझे इसका डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्पेस दे के स्टूडेंट्स मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी मैक्रो की। मैक्रो का नाम तो SQR है, आर्गुमेंट ए है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक मैंने मैक्रो की डेफिनेशन दे दी। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरा मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं कैसे एक मैक्रो को कॉल करता हूँ वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया एन, जिसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 5 और फिर मैंने एक वेरिएबल लिया आर। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन से मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू SQR फंक्शन और उसमें मैंने एन की वैल्यू को पास कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपका जो ऊपर डेफिनेशन थी SQR एन की वो क्या थी, ए मल्टीप्लाई ए थी ना। ऊपर SQR ए की डेफिनेशन क्या थी, ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे SQR एन लिखा है तो क्या होगा, एन मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। अब एन की वैल्यू क्या है 5, वो वहाँ पे प्लेस कर दो एन मल्टीप्लाई एन की जगह। जो भी एन आया है, जैसे एन मल्टीप्लाई एन है तो उसकी अगर 5 वैल्यू वहाँ पे हम प्लेस कर दें तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई 5 का आंसर क्या होता है 25। तो यहाँ पे आर के अंदर आपकी क्या वैल्यू जाएगी 25 जाएगी। जब मैंने जो दिखाया है रिजल्ट इज परसेंट डी कोमा आर, तो ये 25 को वहाँ पे शो कर देगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने नीचे लिखा है आर इज इक्वल टू SQR, पैरेंथेसिस मैंने लिखा है 5+3। एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दूँ आपके मैक्रो के अंदर तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5+3 8 कर दूंगा इसको। 5+3 का मतलब वैसे 8 होता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 8 मल्टीप्लाई 8 64 आ जाएगा, नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। ये एक आर्गूमेंट है 5+3। मैंने बताया कि मैक्रोस में जो कोड होता है, जो आर्गूमेंट्स होते हैं, जो कोड होता है वो यू पे यू प्लेस कर दिया जाता है। तो ऊपर एक यहाँ पे 5+3 का मतलब है वो ए की वैल्यू है और ए मल्टीप्लाई ए लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा 5+3 मल्टीप्लाई 5+3 लिखूँगा। ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिखाया भी हुआ है। मैंने लिखा 5+3 मल्टीप्लाई 5+3, मतलब ये 5+3 का मतलब ए, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5+3 का मतलब ए मल्टीप्लाई ए हो गया इसका मतलब। लेकिन एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 में आप 5 ऐड करोगे तो 20 में 3 ऐड करोगे तो 23 आ गया। तो आर में इसमें जो वैल्यू जाएगी वो 23 जाएगी, ना कि 64 जाएगी। और फिर मैंने रिजल्ट इस परसेंट डी किया कॉमा आर किया तो ये 23 को शो करेगा, 64 शो नहीं करेगा। या ये आप ध्यान दे दें, इसको आप अपने पल्ले बांध लें क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। फिर स्टूडेंट्स गेट CH है यूज़र के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास अब जो एक बिल्कुल ही नई चीज़ आ गई है टाइप डेफ कीवर्ड, जो आपका उससे रिलेटेड नहीं है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड नहीं है, एक अलग टॉपिक है टाइप डेफ कीवर्ड। टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ कैसे लिए करते हैं स्टूडेंट, टाइप डेफ कीवर्ड इज यूज टू असाइन ए शॉर्ट रीडेबल नेम टू एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। कोई डाटा टाइप पहले से एग्जिस्टिंग है आपका, जैसे कैर पहले से होता है, इंट पहले से होता है, फ्लोट पहले से होता है, डबल पहले से होता है, ठीक है, या मैंने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है, कोई यूनियन बना रखा है, किसी भी टाइप का डाटा टाइप है आपका ऑलरेडी। उस डाटा टाइप को अगर मैं कोई शॉर्ट रीडेबल नेम दे देता हूँ, असाइन कर देता हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट नीचे एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा टाइप डेफ स्पेस डबल स्पेस DBL। तो डबल डाटा टाइप तो हमने देखा है, डबल डाटा टाइप तो आपका C के अंदर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल बार बार लिखने से ना मुझे कन्फ्यूजन होता है, साइज बढ़ जाता है। तो मुझे एक शॉर्ट रीडेबल नेम देना है, तो मैंने क्या लिखा टाइप डेफ डबल स्पेस DBL, मतलब डबल की जगह मैं अब DBL को यूज़ कर सकता हूँ। अब नीचे वाले एग्जांपल में मैंने डबल लिखने की बजाय मैंने DBL को ही यूज़ किया, मैंने लिखा DBL स्पेस A, B, C। तो DBL डबल की जगह मैंने यूज़ किया है और ABC मेरे 3 वेरिएबल हैं जो कि डबल डाटा टाइप के यहाँ पे होंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा मुझे आज आपका वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।